हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और आनंदित होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ज्ञान मंत्र में, जिसमें हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। तो दोस्तों, समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर किसी बड़ी खुशी पाने का विचार रूपी नन्हा कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देगा कि आज खुश नहीं हैं आप। आपका आज का दिन बुरा है, लेकिन इसे अच्छा बनाने की कोशिश करनी होगी और हमें छोटी छोटी खुशियों में भी आनंदित होना पड़ेगा और अच्छा सोचना होगा। तब जाके हमारा जीवन एक सुंदर जीवन के रूप में परिणित हो पाएगा। तो दोस्तों, चलिए इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं हम लोग आज की संपादकीय। तो आज की संपादकीय का टॉपिक क्या है, चलिए देखते हैं। तो वैश्विक डिजिटल क्रांति का अग्रदूत बना भारत। बुनियादी ढांचे को पारंपरिक रूप से सड़कों, पुलों और इमारतों आदि जैसी भौतिक अवसंरचनाओं के साथ जोड़कर देखा जाता है। हजारों वर्षों से बुनियादी ढांचे का यह विचार मानव समाज के मूल में रहा है। इस दौरान सभ्यताओं ने अपने विकास के लिए नहरों और सड़कों से लेकर तमाम अन्य लोक निर्माण किए। हालांकि हाल के वर्षों में बुनियादी ढांचे की संकल्पना भौतिक अवसंरचनाओं से कहीं आगे बढ़कर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पब्लिक गुड्स तक चली गई हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई से आशय उन तकनीकी नवाचारों से है जिनके माध्यम से समाज के एक बड़े वर्ग तक प्रमुख निजी एवं सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। इसमें डिजिटल सत्यापन एवं पहचान, नागरिक पंजीयन, सुरक्षित डिजिटल लेन देन और मुद्रा हस्तांतरण से लेकर निर्बाध डाटा विनिमय और सक्षम सूचना तंत्र भी शामिल है। भारत में 2009 से आधार के सूत्रपात, आधार का सूत्रपात 2009 से हुआ है। 2009 से आधार के सूत्रपात के साथ ही इसकी जड़ें गहरी होती गईं। आधार पर आधारित डिजी लॉकर और यूपीआई जैसी सेवाएं अस्तित्व में आईं। डीपीआई न केवल नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाने में सरकारों को सक्षम बनाता है, बल्कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ती है। जलवायु परिवर्तन और प्रभावी पब्लिक फाइनेंस जैसे अहम वैश्विक मुद्दों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी डीपीआई की अहम भूमिका को समझता है। डीपीआई के इस महत्व को रेखांकित करने में भारत विशेष भूमिका निभा रहा है। भारत ने डीपीआई की मदद से ही अपनी 80% आबादी के वित्तीय समावेशन में सफलता प्राप्त की है। अन्यथा इसमें करीब 46 साल लग जाते। वास्तव में आधार और इंडिया स्टैक की जुगलबंदी भारत के लिए व्यापक रूप से लाभदायक सिद्ध हुई।
इसने वित्तीय लेन देन के स्वरूप से लेकर पीएफ निकासी के साथ साथ पासपोर्ट एवं ड्राइविंग लाइसेंस और भूमि रिकॉर्ड सत्यापन जैसी कई सरकारी सेवाओं को सहज बना दिया है। अपनी इन्हीं क्षमताओं के चलते भारत विश्व में आकार ले रही इस डिजिटल क्रांति के अग्रदूत की भूमिका में दिख रहा है। आधार से तो अधिकांश लोग परिचित हैं। जहां तक इंडिया स्टैक की बात है तो यह एक स्वदेशी डिजिटल असेट्स का नवाचारी संग्रह है। ई गवर्नेंस और लोक सेवाओं में इसकी उपयोगिता सिद्ध हुई है। इस पर यूपीआई, कोविन, आरोग्य सेतु और डिजी लॉकर सहित तमाम अन्य आकर्षक एप्लीकेशन उपलब्ध हैं। इन्होंने हमारे जीवन, कामकाज और एक दूसरे से संवाद को सुगम बनाया है। इंडिया स्टैक को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता मिल रही है। श्रीलंका, मोरक्को, फिलीपींस, गिनी, इथियोपिया और टोगो ने इंडिया स्टैक को सफलतापूर्वक लागू किया है। ट्यूनीसिया, समोआ, युगांडा और नाइजीरिया जैसे कई अन्य देशों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। इसके पीछे भारतीय मॉडल की उन्हीं संभावनाओं का असर है जिसमें कल्याणकारी योजनाओं के मोर्चे पर क्रांतिकारी परिणाम प्रदान करने की क्षमताएं हैं। अब अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई भी यूपीआई के जरिए वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। इसके लिए उनका फोन नंबर उनके स्थानीय बैंक के साथ पंजीकृत होना चाहिए। यह सेवा सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन में शुरू भी हो गई है। डिजिटल पब्लिक गुड्स का मुद्दा आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? असल में इसने देश में सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों का जबरदस्त कायाकल्प किया है। डिजिटल पब्लिक गुड्स डिजी लॉकर जैसी सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच से कतार में लगे बिना ही स्कूल और कॉलेज के अंक पत्र तुरंत प्राप्त किए जा सकते हैं। डिजी लॉकर के माध्यम से अंक पत्र प्राप्त हो जाते हैं। इससे शासन प्रशासन की सक्षमता बढ़ने के साथ ही सरकारी प्रक्रियाएं सुसंगत हुई हैं। प्रशासनिक लागत भी घटी है। जनधन, आधार, मोबाइल यानी जैम की त्रिशक्ति ने सुपात्र लाभार्थियों को 100% प्रत्यक्ष नगदी अंतरण का लाभ दिया है। इसमें कई सामान्य काम ऑटोमेटिक हो गए हैं। कागजी कार्यवाही की जरूरत घटी है तो सरकारी परिचालन बेहतर हुआ है। डीपीआई की मेहरबानी से नागरिकों तक सूचनाएं सहजता से उपलब्ध हो रही हैं, जिससे शासन में पारदर्शिता बढ़ी है। सरकारी व्यय, सार्वजनिक नीतियों और विधायी कामकाज पर इसकी छाप दिखती है, जिनमें जन भागीदारी बढ़ने के साथ व्यापक जवाबदेही की राह खुली है। सुगम वित्तीय लेन देन से जीवन की गुणवत्ता सुधरी है। यूपीआई से सेकेंडों में वित्तीय लेन देन संभव हुआ है। नगदी जमा किसके द्वारा? यूपीआई। सेकेंडों में वित्तीय लेन देन संभव हुआ है।
नकदी जमा करने या निकालने के लिए बैंक में जाकर कागजी कामकाज और लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं रह गई है। वित्तीय वर्ष 2022 में ही 8,840 करोड़ वित्तीय डिजिटल लेन देन में यूपीआई की 52% हिस्सेदारी थी, जिसमें कुल 126 लाख करोड़ रुपए के लेन देन हुए। अथाह डाटा के प्रभावी विश्लेषण से डीपीआई डाटा प्रबंधन में भी बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। इससे बेहतर निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित होने के साथ ही साक्ष्य आधारित नीति निर्माण संभव हुआ है, जिसने सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रभावपोधकता में वृद्धि की है। डीपीआई में सामाजिक कल्याण की दिशा सुधारने के साथ ही आर्थिक वृद्धि को गति देने की भी भरपूर क्षमताएं हैं। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार डीपीआई क्रियान्वयन जीडीपी वृद्धि को 1% तक बढ़ा सकता है। स्पष्ट है कि डीपीआई किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सशक्त बनाने के साथ ही उसके समग्र आर्थिक विकास को गति देने में सक्षम है। डीपीआई और इंडिया स्टैंक ने भारत में व्यक्तियों, बाजारों और सरकारों के कामकाज के तौर तरीकों को नए तेवर दिए हैं। यही कारण है कि विश्व भर में उसकी स्वीकार्यता में निरंतर विस्तार हो रहा है। इससे एक सुखद भविष्य के संकेत दिखते हैं। ऐसा परिदृश्य जो कहीं अधिक सक्षम, पारदर्शी और समतापूर्ण समाज से परिपूर्ण होगा, उसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है हमें कि किस तरीके से वैश्विक डिजिटल क्रांति जो है भारत में फैल रही है, और इस क्रांति का जो अग्रदूत है वो कौन बन रहा है? भारत बन रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मिली हमें, बहुत अच्छा लगा। आज की संपादकीय काफ़ी नॉलेजेबल थी। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं हम लोग अगले संपादकीय में। तब तक के लिए धन्यवाद।